आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के विषय में। स्ट्रोक जैसा कि हम जानते हैं फालिश, इसको अलग नामों से जाना जाता है, लकवा, पैरालिसिस। ये काफी कॉमन बीमारी है, लेकिन कई बार किसी कंटेक्स्ट में ये कभी जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना, इसको प्रॉपर इलाज करना बहुत जरूरी है। तो जो हम क्या स्ट्रोक होता है क्या है, तो इसको कैसे पहचाने इसको हम, तो स्ट्रोक के कुछ लक्षण होते हैं कि जब भी पेशेंट में स्ट्रोक होता है तो उसमें कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि उसकी आवाज में बदलाव आना, उसके हाथ में कमजोरी आना, एक सेंसेशन, नॉर्मल सेंसेशन होना, चलने में दिक्कत होना या देखने में प्रॉब्लम होना या मुंह टेढ़ा होना। ये जो मेन सिम्टम्स हैं, ये फालिश के मेन सिम्टम्स हैं। फालिश के कारण के मेन प्रकार की फालिश की बात करें तो दो प्रकार की मेन फालिश होती है, जिसको हम एक तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज, दूसरा होता है ब्रेन इन्फार्क्ट। जो ब्रेन हेमरेज होता है, बेसिकली उसमें खून का जो ब्लड प्रेशर के मरीजों में ज्यादा होता है, उसमें खून की नली फट जाती है और ब्रेन के अंदर एक क्लॉट जम जाता है, और क्लॉट जो है वो ब्रेन के अंदर सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से तकलीफ आती है। दूसरा जो कारण है वो है ब्रेन इन्फार्क्ट, जिसको हम कहते हैं कि खून की नली ब्लॉक हो गई है, खून की नली जाम हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेन के हिस्से में खून का चाल बंद हो जाता है और ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसके अलावा भी और भी जो लकवे के प्रकार हैं, जिसको हम साइनस थ्रोम्बोसिस या सबएक्नोइड हेमरेज कहते हैं, वो उतने कॉमन नहीं है, बट जो मेन जो दो जो लकवे के प्रकार हैं वो हेमरेज और इन्फार्क्ट है, यानी खून की नली का फटना और खून की नली का ब्लॉक होना, और दोनों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और अगर हम लकवे की बात करें कि किन कारणों की वजह से होता है, तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं लकवे के लिए वो है, सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा, और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं है उनमें ज्यादा खतरा रहता है, साथ में फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो हैं जो लकवे के रिस्क को बढ़ाती हैं। तो ये भी बात काफी इंपॉर्टेंट है कि किन कारणों से होता है, जिसकी वजह से कारणों पे हम कंट्रोल करते हैं तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। तीसरी चीज है कि अगर एक बार लकवा हो गया, डायग्नोज हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर लकवा हो जाता है और लकवे के सिम्टम्स में समझ में आते हैं तो तत्काल डॉक्टर से के पास हमें जाना चाहिए। बेस्ट तो ये है कि सीधे डायरेक्टली न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचे, जितनी जल्दी हो, समय ना गवाएं, क्योंकि लकवे के इलाज में समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कि जैसा हम कहते हैं टाइम इज ब्रेन, लकवा होने के बाद टाइम इज ब्रेन का मतलब है कि समय व्यर्थ ना करें, समय वेस्ट ना करें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी इसमें इलाज चालू होगा उतना ही मरीज के लिए बेहतर है। क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि जो खून की नली ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो रहा है, अगर वो खून की नली को जल्दी खोल दिया जाए, खून पतला करने की दवाई दी जाए, या उसको किसी एंजियोग्राफी या थ्रोम्बेक्टमी डिवाइस से उसको ठीक किया सके, उसको खोला जा सके उसको, अगर तो लकवे को रोकने और उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, मरीज को बचाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि 4.5 घंटे का पीरियड जो है मरीज के लिए गोल्डन पीरियड रहता है, ताकि मरीज जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे और अपना इलाज चालू करा सके। एक बार जब डायग्नोज बन गया, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उसके बाद जो उसकी जांचें की जाती हैं देखने के लिए, सीटी स्कैन या एमआरआई की किस प्रकार का लकवा है, और कि दोनों लकवों का इलाज, इन्फार्क्ट या हेमरेज की बात करें तो जान पहचानना जरूरी है, उन दोनों का इलाज में थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा लकवे में जो ध्यान देने वाली बात है कि उसको डायग्नोज होने के बाद पेशेंट अगर जैसे सपोज करो कि अगर पेशेंट को शहर में नहीं है जहां वो रहता है, वहां उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है वहां पहुंचे। वो इनिशियल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कंट्रोल करने के बाद पेशेंट को तत्काल उसको हायर सेंटर के रेफर करें। अगर पेशेंट की कंडीशन में गिरावट है, पेशेंट अगर बेहोशी में जा रहा है, पेशेंट को अगर झटके आ रहे हैं लकवे की वजह से, तो उसको वहां ना रोकें, सीधे उसको हायर न्यूरोलॉजिकल सेंटर या हायर सेंटर या न्यूरोलॉजिकल सेंटर को रेफर करें। और कई बार पेशेंट को ज्यादा दिक्कत रहती है तो पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, उसको 5-7 दिन रखना पड़ता है। कई बार दिक्कतें ज्यादा भी होती हैं तो कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है, खासकर उन मरीजों में, हेमरेज के मरीजों में जिनमें हेमरेज काफी बड़ा होता है। उस केसेस में पेशेंट को लाइफ बचाने के लिए लाइफ सेविंग सर्जरी, इसको कहते हैं डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी कहते हैं, वो करनी पड़ती है। तो कई सारे इसके इलाज के तरीके हैं। इसको जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉमन तरीका है, जो आजकल लेटेस्ट तरीका है, जिसमें हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं या इंट्रा आर्टिकल थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, वो उन खासकर उन मरीजों में है जो 3.5-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उनमें ये हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं, जो खून की नस ब्लॉक हो रही है उसको एक इंजेक्शन द्वारा खोल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें ये है कि पेशेंट को जल्दी पहुंचना हॉस्पिटल में, यानी गोल्डन टाइम आवर्स में पहुंचना आवश्यक है। तो ये रहा सब लकवे के बारे में, लकवे के प्रकार, लकवे का इलाज, लकवे होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और
ये जानना ज़रूरी है। इसके बाद एक बार लकवा होने के बाद पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्योंकि जो आगे की रिकवरी है पेशेंट की लकवा होने के बाद, वो डिपेंड करती है उसकी न्यूरो फिजियोथेरेपी पे, उसके रिहैबिलिटेशन पे, स्पीच थेरेपी पे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लकवा होने के बाद में, उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ताकि जो आगे दोबारा लकवा होने के खतरे जो है उनको कम किया सके, उनको रिस्क फैक्टर जो होते हैं उनको कंट्रोल किया सके, खासकर जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरकोलेस्टीमिया, जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लकवा हुआ है उनको कंट्रोल करें ताकि दोबारा इसकी संभावना ना बने। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर फॉलोअप पेशेंट्स का डॉक्टर के साथ में, ताकि जो जो ट्रीटमेंट उसको लिखा गया है, जो ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ के लिए, जो लकवा कंट्रोल करने के लिए, खून पतला करने की दवाइयाँ लिखी गई हैं, उनको प्रॉपरली बोल के डॉक्टर को प्रॉपरली फॉलो करें साथ में, ताकि आगे भविष्य में दोबारा इसके खतरे को कम किया जा सके।